हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? फाइन, ओके। आप देखिए, हम लोग कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो हमें दिए हेनरी फ्यूल ने। ठीक है, ये जनरल प्रिंसिपल हैं, 14 है ये प्रिंसिपल, और हम लास्ट 2 वीडियोस में अपने 7 प्रिंसिपल कर चुके हैं। तो रिकॉल कर लेते हैं 2 मिनट में, फिर फर्दर करते हैं। फर्स्ट इज डिवीज़न ऑफ वर्क। क्या है इसमें? द होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल पार्ट एंड ईच पार्ट इज गिवन टू ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल सो दैट ही विल बिकम स्पेशलाइज्ड। सेकेंड, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशंस ऑफ कंप्लीशन ऑफ जॉब। तो देयर शुड बी पैरिटी इन बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। थर्ड, डिसिप्लिन. Discipline refers to rules, regulation and employment commitment towards each other. ठीक है. Fourth, unity of command. Unity of command stands for one superior, one subordinate. मतलब एक टाइम में एक सबऑर्डिनेट को एक ही सुपीरियर से ऑर्डर मिले। अगर उसको एक टाइम में बहुत सारे सुपीरियर से ऑर्डर मिल जाएगा तो ही विल गेट कंफ्यूज. नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन स्टैंड्स फॉर वन हैड वन प्लान. जो पर्टिकुलर एक डिवीज़न है, पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट है, उस पूरे डिपार्टमेंट में जितना भी पर्सन्स काम कर रहे हैं, जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स वर्क कर रहे हैं, उन सब के लिए डायरेक्शन सेम हो. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. इट रेफर्स टू कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके इंटरेस्ट को हमें नीचे रखना है. किसके? जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट है उससे. मतलब कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट शुड टेक प्रायोरिटी. ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है कंपेयर टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट. 7th वन, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़. रेम्यूनरेशन स्टैंड्स फॉर रिटर्न्स, सैलरी, वेजेस. ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक मैनेजमेंट को अपने एम्प्लॉयज़ को जो रेम्यूनरेशन देना है वो अकॉर्डिंग टू वर्क देना है, और दूसरा इतना देना है कि एटलीस्ट उनको स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिल सके. तो ये 7 ऑफ प्रिंसिपल हम कर चुके थे. टुडे 8th प्रिंसिपल, जिसका नाम है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. तो पहले हम इस प्रिंसिपल को करने से पहले सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का मीनिंग क्लियर करते हैं. सेंट्रलाइजेशन. Centralization refers to power in few hands. ठीक है. सेंटर, सेंटर का मतलब क्या होता है? बिल्कुल, जो दिस इज सेंटर, ये होता है सेंटर. तो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो पावर है वो सिर्फ कुछ एक हाथों के अंदर है, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन. ठीक है. डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू पावर्स एट ऑल लेवल्स, या हम कह सकते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एट ऑल लेवल्स. ठीक है. इसका मतलब क्या है कि हर लेवल पर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन. अब लेवल से क्या मतलब है? इधर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर में आपको पता है कि देयर आर 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लो लेवल. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में पावर है डिसीजन लेने की सब लेवल पर, तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन. रिपीट, सेंट्रलाइजेशन, powers in few hands. Decentralization, powers at all levels. ठीक है. अब इस कंसेप्ट का, इस मीनिंग का प्रिंसिपल क्या है, क्या कहते हैं हेनरी फ्यूल? हेनरी फ्यूल रेफर्स टू ए ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज नहीं हो सकती, एंड नॉट अ कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन, ना वो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन हो सकती है. तो होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए. इफेक्टिव सेंट्रलाइज्ड मीन्स, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन का मतलब है
कि किसी भी मैनेजमेंट को जो भी पावर्स है, जो भी वर्क है, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। फर्स्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट डिसीजन या कोर डिसीजन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल जो कोर डिसीजंस होते हैं, दीज आर टेकन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। ओके, कि जो मेन डिसीजन है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ले ले, तो हो गया सेंट्रलाइजेशन। किस टाइप के डिसीजन टॉप लेवल ले ले, कौन से होते हैं मेन डिसीजन? आप सबको पता है कि मेन जो डिसीजन है वो क्या है? प्लानिंग करना। प्लानिंग के अंदर हम क्या क्या करते हैं? ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं। तो क्या करना है टॉप लेवल को? ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं, ठीक है, पॉलिसीज फ्रेम करनी है, एट्सेट्रा। ये जो वर्क है ये लेनी चाहिए टॉप लेवल को, तो सेंट्रलाइजेशन। अब इसके बाद जो बाकी जो वर्क है, टॉप लेवल अपने उस वर्क लोड को अपने मिडल लेवल और लो लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। वो वर्क कौन कौन से हैं? जैसे रिक्रूटमेंट, ठीक है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एटसेट्रा। तो इन वर्क को कौन लेगा? टॉप लेवल लेगा। कौन से डिसीजन? कोर डिसीजन। कोर डिसीजन में कौन कौन से डिसीजन आते हैं? ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, फाइनेंस अरेंज करना एंड पॉलिसीज फ्रेम करना, और जो उसके अलावा जो डिसीजन है जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना, रिक्रूटमेंट या वर्किंग कंडीशन देखना कि वर्कर्स के लिए फेवरेबल है या नहीं, तो ये सब कौन कर सकता है? ये कर सकते हैं हमारे मिडल लेवल एंड लो लेवल। अगर ऐसा होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में कि जो कोर डिसीजन है दीज आर टेकन बाय द टॉप लेवल और जो अदर डिसीजंस है दीज आर टेकन बाय द मिडल एंड लो लेवल, तो दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। तो क्या कहते हैं हेनरी फ्योल? अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, a organization cannot complete centralized and cannot complete decentralized. It follows effective centralized. Effective centralized refers for कि कोर जो डिसीजन है these are taken by the top level और जो अदर डिसीजन है these can be taken by the middle and low level. अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि जो मेन डिसीजन है वो ले रहा है हमारा टॉप लेवल, ठीक है, जो कोर डिसीजन है वो ले रहा है टॉप लेवल, और जो अदर डिसीजन है जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया या वर्किंग कंडीशन हो गया, ये डिसीजन ले रहा है हमारा मिडल लेवल और लो लेवल। तो क्या होगा उससे होगा क्या? जो उससे बेनिफिट होंगे दीज आर वर पॉजिटिव, और जो उससे फॉलो करने से नहीं और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी दैट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव में क्या होगा? जो टोटल वर्क का बर्डन है वो टॉप लेवल पर नहीं रहा। टॉप लेवल को मेन डिसीजन लेने हैं, उसको ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं, फाइनेंस अरेंज करना है, तो सारा जो बर्डन है उसके ऊपर नहीं हुआ। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो टॉप लेवल है उसका जो वर्क लोड है वो क्या होगा? डिक्रीज द वर्क लोड ऑफ टॉप लेवल, ठीक है। और क्या बेटा? सपोज कि जो टॉप लेवल है हमारा उसने पावर्स दे दी मिडल लेवल को और लो लेवल को कि आप लोग जो है ना वो क्या कर सकते हैं, अपने लेवल पर डिसीजंस ले सकते हैं। जब किसी को अथॉरिटी मिलती है ना डिसीजन लेने की, तो वो ऑटोमेटिकली डीमोटिवेट, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है? डीमोटिवेट से मोटिवेशन की तरफ चलता है। वो मोटिवेट होता है कि मेरे पास तो पावर है, मैं तो डिसीजन ले सकता हूँ। तो वो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे जिनको पावर्स मिलेगी? वो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे? वो एम्प्लॉयज़ होंगे हमारे मोटिवेट, ठीक है। जब एम्प्लॉयज़ हमारे मोटिवेट होते हैं तो नेचुरल सी बात है जो एफिशिएंसी है उनकी वो होती है इंक्रीज एफिशिएंसी। दीज आर द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ इफेक्टिव सेंट्रलाइज्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज
अब इनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे भाई? अगर इनको हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो होते हैं हमारे कॉन्सिक्वेंसेस। तो पहला क्या हो जाएगा, अगर सारे डिसीजन सेंट्रलाइज्ड हैं, सेंट्रलाइज का मतलब सारे डिसीजन टॉप लेवल ले रहा है, तो उसके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उधर क्या है, डिक्रीज द वर्कलोड। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव सेंट्रलाइज्ड यूज़ करती है तो उस जो वर्कलोड है वो टॉप लेवल के ऊपर कम हो जाता है, लेकिन अगर यूज़ नहीं करती तो टॉप लेवल के ऊपर जो वर्क लोड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज द वर्कलोड ऑफ टॉप लेवल। ठीक है, सेकेंड इधर हमने लिखा कि अगर एम्प्लॉयज़ को पावर मिल जाती है, ठीक है, तो क्या होता है, वो मोटिवेट होते हैं। ऑटोमेटिक है कि अगर आपको कोई अथॉरिटी दे रहा है तो आप लोग मोटिवेट होंगे। तो अगर सारी पावर्स सेंट्रलाइज्ड है, कोई भी डिसीजन, चाहे वो को डिसीजन है, छोटे से छोटा डिसीजन है, वो कोई कुछ एक पर्सन ले रहे हैं, तो पर्सन्स मोटिवेट नहीं होते, तो क्या होते हैं वो डीमोटिवेट। जो डीमोटिवेट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज होने की बजाय क्या होती है, डिक्रीज। ठीक है, ये अब हमने कर लिया है एक प्रिंसिपल। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। ये तो हो गई हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बात। ठीक है, फॉर्मल हो गया कि फॉर्मल क्या कहते हैं कि भाई ठीक है, जो मेन डिसीजंस है दीज आर टेकन बाय द टॉप लेवल, और जो अदर डिसीजंस है दीज आर टेकन बाय द मिडल लेवल एंड लो लेवल, दैट कॉल्ड इफेक्टिव सेंट्रलाइज्ड। ठीक है, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके स्कूल में कोई इवेंट हेल्ड होना है। अब वो इवेंट हेल्ड होना है या नहीं होना, ये कौन डिसाइड करेगा, HOS, हेड ऑफ द स्कूल। सपोज उसने डिसाइड कर लिया कि ठीक है इवेंट हम हेल्ड करेंगे, और फिर उन्होंने कहा कि ये इवेंट तो हेल्ड होगा बट इसके अंदर जो टोटल हम एक्सपेंस करेंगे वो कितना करेंगे, तो ये डिसीजन भी किसके हाथ में है, HOS। ठीक है, उसने अपना माइंड सेट कर लिया कि मुझे जो ये है इवेंट हेल्ड कराना है। उसके बाद उन्होंने बुलाया HODs को। ठीक है, HODs को जब उन्होंने बुलाया तो उन्होंने कहा कि हमें एक इवेंट हेल्ड करना है और टोटल जो हमारा खर्चा है ना वो ये होगा। HODs ने कहा ठीक है, ओके, हम इसी जो टोटल हमारा एक्सपेंस है हम इसी में इवेंट हेल्ड करते हैं। HODs गए टीचर्स के पास उन्होंने कहा कि भाई सर ने कहा है, ये HOS ने कहा है कि ये इवेंट हेल्ड करना है और टोटल हमारे पास जो लमसम अमाउंट है इतना हमें एक्सपेंस करना है। तो सब टीचर्स लग जाते हैं जी कि इवेंट जो हेल्ड करना है उसकी प्रिपरेशन करने में जो टीचर्स हैं वो बच्चों की हेल्प लेते हैं। तो टोटल मिलाकर क्या हुआ, एक इफेक्टिव वर्क हुआ। अगर ये टोटल काम HOS करते, वही डिसीजन ले रहे हैं, फाइनेंस वही अरेंज कर रहे हैं, ठीक है, बच्चों को वही प्रिपेयर कर रहे हैं, टोटल अरेंजमेंट्स है वो अकेले कर रहे हैं, तो क्या वो इफ़ेक्टिव पॉसिबल था, नहीं। इसीलिए ये कॉन्सेप्ट, ये प्रिंसिपल हेनरी फ्योल ने इंट्रोड्यूस किया कि एक मैनेजमेंट को कम्प्लीटली सेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए, डिसेंट्रलाइज भी नहीं होना चाहिए, उस मैनेजमेंट को होना चाहिए इफेक्टिव सेंट्रलाइज। आई होप आपको ये प्रिंसिपल क्लियर हो गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो या राइट डाउन करो। मैं 2 सेकंड का पॉज लेती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने 8 प्रिंसिपल बिल्कुल क्लियर कर लिए। अब 9th प्रिंसिपल है हमारा स्केलर चेन। ठीक है, क्या होता है स्केलर चेन, मैं बिल्कुल आपको एक छोटा सा बात बता दूँ, आप समझ जाएंगे। स्केल होता है ना जैसे बिल्कुल स्ट्रेट, है ना, सेम एज हमारी होती है स्केलर चेन। बेसिकली स्केलर चेन का मतलब है फ्लो ऑफ अथॉरिटी या कम्युनिकेशन। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्यूल ने कहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो अथॉरिटी का फ्लो है या कम्युनिकेशन का जो फ्लो है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन। उन्होंने क्या बताया, उन्होंने कहा कि अगर कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सपोज ये पर्सन है A B, ये मैं इनके लेवल्स बता रही हूँ, C D, ठीक है, E, इधर है F G H एंड I। इसका मतलब क्या है कि ये सुपीरियर, ये 2 उसके नीचे सबऑर्डिनेट, C और G इन दोनों के नीचे सबऑर्डिनेट, ठीक है, D और
H इन दोनों के नीचे सबऑर्डिनेट, इस तरीके से ऊपर वाला सुपीरियर और नीचे वाला सबऑर्डिनेट, ठीक है। ये सुपीरियर, ये सबऑर्डिनेट, ये सुपीरियर, ये सबऑर्डिनेट, ये सुपीरियर, ये सबऑर्डिनेट, ये रिलेशन है इनके बीच में। तो हेनरी फ्योल कहते हैं कि कोई भी अगर कम्युनिकेशन का फ्लो होना या फ्लो हो अथॉरिटी का, तो वो एक पर्टिकुलर किस में होना चाहिए, सीक्वेंस में होना चाहिए। वो होना चाहिए हमारे पास टॉप टू बॉटम इन अ स्ट्रेट लाइन, तभी इसका नाम हुआ स्केलर चेन, मतलब एक स्केल की तरह, ठीक है। स्ट्रेट लाइन क्या होनी चाहिए कि कोई भी अगर आप अथॉरिटी दे रहे हो तो उसका जो फ्लो होना चाहिए वो होना चाहिए टॉप टू बॉटम। और लेकिन अगर कोई कम्युनिकेशन है तो वो टॉप टू बॉटम भी हो सकती है और बॉटम टू टॉप भी हो सकती है। कैसे समझेंगे हम इसको? सपोज ए है, सुपीरियर है, इसको कोई भी ऑर्डर या कोई भी इंस्ट्रक्शंस देनी है इस ई को, ए को इंस्ट्रक्शंस देनी है ई को, तो वो कैसे देगा इंस्ट्रक्शंस? ए देगा बी को इंस्ट्रक्शन, बी देगा सी को इंस्ट्रक्शन, सी देगा डी को और डी देगा ई को, ठीक है। दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन। सपोज ये तो हो गया कि ऐसे, सपोज अगर इस ई को इस एफ आई से कम्युनिकेट करना है तो ये डायरेक्टली ऐसा नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन। इसको कौन सा पाथ अपनाना पड़ेगा? ई अपने इमीडिएट बॉस डी को बोलेगा, डी अपने इमीडिएट बॉस सी को बोलेगा, सी बोलेगा बी को, बी बोलेगा ए को। ये तो हो गया क्या कम्युनिकेशन का फ्लो, बॉटम टू टॉप। मैंने कहा ना क्या होना चाहिए फ्लो ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन, या तो टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप। तो ये एक एग्जांपल हो गया किसका, टॉप टू बॉटम का, कि अगर ए को कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं या ऑर्डर देने हैं तो ए देगा बी को, बी देगा सी को, सी डी को और डी ई को, ठीक है। बट अगर इस ई को बात करनी है आई से तो डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, इस ये पहले अपने इमीडिएट बॉस डी को बोलेगा, डी सी को, सी बी को, बी ए को, फिर ये ए अपने सबऑर्डिनेट एफ को, फिर एफ जी को, जी एच को, एच आई को, ठीक है। लेकिन इस कम्युनिकेशन में टाइम बहुत लगता है, मान लिया क्योंकि ये डायरेक्टली बात कर सकता है, फिर भी इसको अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऐसे बिल्कुल घूम कर जाना पड़ा, ठीक है। ये हमारा स्केलर चेन। तो इसमें जो कौन कौन से काम हैं जो हमारे टॉप टू बॉटम होते हैं और कौन से ऐसे कम्युनिकेशन है जो बॉटम टू टॉप होते हैं। अगर कोई ऑर्डर पास करना है तो वो ऑर्डर कैसे जाएगा, टॉप टू बॉटम। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ए को अगर कोई ऑर्डर पास करना है तो ए बी को, बी सी को, सी डी को और डी ई को, ठीक है। बट ये जो ई है ना, इसको कोई सजेशंस देने थे, ठीक है। इसके पास एक बहुत ही बढ़िया सजेशन था, इसको सजेशन को पहुंचाना था ए को, क्योंकि ए हमारा टॉप लेवल पर है। तो ई जो है वो डायरेक्टली ए से बात नहीं कर सकता अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल। तो ई को क्या करना होगा, ई के पास जो भी सजेशन है, या ई को सपोज वहाँ का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो ठीक नहीं लगा, उसे कुछ परेशानी है, उसके पास जो मशीन थी उसको लग रहा है कि अगर कल को इसमें प्रॉब्लम आ गई तो मुझे करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है, मतलब वो सेटिस्फाइड नहीं था। तो इसको ए को कंप्लेंट पहुँचानी, क्योंकि ए टॉप लेवल पर है। बट अकॉर्डिंग टू दैट प्रिंसिपल जो ई है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट नहीं कर सकता है ए से। तो ई को जो भी परेशानी है या जो भी सजेशन है, जो भी इसके पास इसकी दिक्कत है, वो बोलेगा डी को, डी बोलेगा सी को, सी बी को और बी ए को। तो ये कौन सा कम्युनिकेशन हो गया, बॉटम टू टॉप। तो स्केलर चेन के अकॉर्डिंग अथॉरिटी या कम्युनिकेशन का फ्लो जो होता है वो होना चाहिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, चाहे वो टॉप टू बॉटम हो या बॉटम टू टॉप हो। दैट इज कॉल्ड स्केलर चेन, ठीक है। बट मैंने अभी आपको बताया इस प्रिंसिपल में टाइम बहुत लगता है, लेकिन वर्क जो होता है ना प्रॉपर होता है, सिस्टमैटिक होता है। इस वर्क में र्यूमर्स नहीं फैलती, इस टाइप के जो वर्क होता है उसमें र्यूमर्स नहीं फैलती। बट हेनरी फ्योल ने कहा कि ठीक है, अगर हमारे पास नॉर्मल वर्क है तो स्केलर चेन इज गुड प्रिंसिपल। बट अब कोई इमरजेंसी है, ठीक है, उस केस में क्या करें, अगर इस डी को एच से कोई बात करनी है, कोई इमीडिएट उसको अर्जेंट कोई मैसेज पास करना है, तो अगर वो स्केलर चेन के थ्रू जाता है, मतलब पहले सी को, फिर सी बी को, बी ए को, ऐसे जाता है तो बहुत टाइम लगता है। तो हेनरी फ्योल ने कहा कि अगर किसी लेवल पर ये लेवल सेम है, डी और एच का लेवल सेम है, सी और जी का लेवल सेम है, बी और एफ का लेवल सेम है, हेनरी फ्योल ने कहा इन केस ऑफ इमरजेंसी मैनेजमेंट can
यूज गैंग प्लैंक। ठीक है, ये होता है गैंग प्लैंक। क्या होता है कि अगर कोई इमरजेंसी है तो उस केस में हमारे मैनेजमेंट गैंग प्लैंक यूज कर सकती है। बट गैंग प्लैंक की बेटा एक कंडीशन है, उसकी कंडीशन ये है कि गैंग प्लैंक में ना जो मैनेजर है वो किसी से भी बात कर सकते हैं, बट वो बात जो करेंगे ना उनका जो लेवल है वो होना चाहिए सेम। जो लेवल है वो क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, देखो ए तो है ही टॉप लेवल पे, बी और एफ का लेवल सेम है, सी और जी का लेवल सेम है, डी और एच का लेवल सेम है, ई और आई का, एफ और आई का लेवल, सॉरी ई और आई का लेवल सेम है। ये लेवल है हमारे सेम। अगर ई को आई से कोई बात करनी है इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन है, 2 कंडीशन है। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि केस स्टडी में बच्चे उलझ कर रह जाते हैं कि गैंग प्लैंक यूज हो रहा है या कंप्लीटली स्केलर चेन है। क्या होता है, एक तो पहली कंडीशन ये है गैंग प्लैंक यूज करने के लिए कि देयर शुड बी सेम लेवल ऑफ मैनेजर्स। जो मैनेजर है उनका लेवल सेम होना चाहिए। अगर ये ई बात करना चाहे जी से गैंग प्लैंक के अंदर तो नहीं कर सकता, सिर्फ ई बात कर सकता है आई से इन केस ऑफ इमरजेंसी। और वो भी कब, जब ई अपने इमीडिएट बॉस, इमीडिएट सुपीरियर से उसको लेनी पड़ेगी परमिशन कि आई कैन टॉक या आई कैन कम्युनिकेट विद आई। तो ई को परमिशन लेनी पड़ेगी जस्ट अपने सुपीरियर से। जस्ट का मतलब होता है बिल्कुल जो उसके ऊपर है। इसी तरह से आई को भी अपने इमीडिएट बॉस एच से लेनी पड़ेगी परमिशन। दैट आर द 2 बेसिक कंडीशन फॉर गैंग प्लैंक। वन इज देयर कैन बी कम्युनिकेशन बट एट सेम लेवल। ठीक है, सेम लेवल का मतलब आप क्लियर कर चुके हो कि ये सेम लेवल पर है, 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 तो आपस में तो कम्युनिकेट कर सकते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। दैट इज कॉल्ड गैंग प्लैंक। बट इसके लिए भी कंडीशन थी, एक तो लेवल शुड बी सेम और दूसरा जिस भी मैनेजर को अपने सेम लेवल के मैनेजर से बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, कोई मैसेज कन्वे करना है, तो उसको अपने इमीडिएट बॉस से लेनी पड़ेगी परमिशन। ठीक है, तो ये 2 कॉन्सेप्ट है जो आते हैं हमारे स्केलर चेन में। स्केलर चेन फ्लो ऑफ अथॉरिटी और कम्युनिकेशन शुड बी इन स्ट्रेट लाइन। अब वो बॉटम टू टॉप भी हो सकती है और टॉप टू बॉटम भी हो सकती है, वो मैं आपको बता चुकी हूँ। कोई ऑर्डर देना है, इंस्ट्रक्शंस देनी है तो नेचुरल सी बात है टॉप टू बॉटम। ठीक है, बट लेकिन अगर कोई सजेशंस देने हैं या कोई किसी वर्कर को परेशानी है, किसी मैनेजर को दिक्कत है तो बॉटम टू टॉप। क्लियर। और इमरजेंसी के केस में दे शुड यूज गैंग प्लैंक। ओके, अब जब आपने ये समझ लिया प्रिंसिपल तो आप इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या बता सकते हैं। ठीक है, पहले ही बताया था मैंने, एक पूरा वर्क सिस्टमैटिक हो रहा है। ठीक है, तो 2 फायदे हैं उसके। अब पहला तो ये कि सिस्टमैटिक वर्किंग, कि जो वर्क है वो पूरा सिस्टमैटिक हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसने इसको कहा, इसने इसको कहा, इसने इसको कहा, इसने इसको कहा। और हाँ, एक बात और बता दूं, जो ये जो कम्युनिकेशन होता है ना, जनरली ये ओरल नहीं होता, ये होता है रिटन। क्योंकि अगर ओरल कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे, ए ने कहा बी को, तो जब वो बी सी को बताएगा ना तो कुछ बातें फिल्टर हो जाएंगी। बट ये ऑर्गेनाइजेशन है, सारे काम बड़े फॉर्मल तरीके से हो रहे हैं, तो जो मोस्टली इसमें कम्युनिकेशन है वो होता है क्या, रिटन। ठीक है, तो इसीलिए जब रिटन कम्युनिकेशन है, सिस्टमैटिक वर्क है, तो उस केस में ना जब सिस्टमैटिक वर्किंग होता है किसी भी मैनेजमेंट के लिए डिसिप्लिन क्रिएट करना बहुत आसान होता है। ठीक है, तो क्या होगा, सिस्टमैटिक वर्किंग और डिसिप्लिन। वही एज यूजुअल कॉन्सिक्वेंसेस में क्या लिख दोगे, इनका रेसिप्रोकल। जब हम स्केलर चेन यूज़ कर रहे हैं या गैंग प्लैंक यूज़ कर रहे हैं तो वर्क सिस्टमैटिक हो रहा है। बट अगर हम स्केलर चेन यूज़ नहीं कर रहे, पता ही नहीं भाई ई जी से कोई बात कर रहा है, कैसे भी कुछ भी कम्युनिकेशन कर रहा है, या डी बात कर रहा है एफ से, मतलब आपस में सब खिचड़ी पकड़ी है, तो जो वर्क है वो क्या होगा, नॉट सिस्टमैटिक। कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई भी किसी से कम्युनिकेशन कर रहा है। ठीक है, दूसरा क्या, अगर फॉलो हो रहा है ये प्रिंसिपल तो डिसिप्लिन बहुत इजीली क्रिएट कर सकती है कोई मैनेजमेंट। बट अगर ये प्रिंसिपल फॉलो नहीं हो रहा तो मैनेजमेंट के लिए डिफ़िकल्टी होगी। किस चीज़ में, डिफ़िकल्टी इन क्रिएट डिसिप्लिन। ठीक है, हाँ जी बच्चे, क्लियर ये प्रिंसिपल। अब हम 9 प्रिंसिपल कर चुके हैं और हमारे 14 प्रिंसिपल हैं। एक्चुअल में
कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैम सिर्फ हमें थ्योरी बताई जा रही है, बल्कि पेपर में खुद ही तो मैम ने कहा है कि 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, बाकी सब केस स्टडीज़ आती हैं। मैम केस स्टडी नहीं करा रही। जब आपके 14 प्रिंसिपल हो जाएंगे और मैं आपको दूंगी उस टाइम केस स्टडी, तो क्या होगा, आप अपना दिमाग लगाओगे कि यार 14 में से कोई भी प्रिंसिपल हो सकता है, ठीक है। एफर्ट्स करोगे, ढूंढोगे, जो कीवर्ड्स मैंने आपको बताए हैं फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे। लेकिन अगर मैंने आपको पहले 3, पहले 4 या पहले 5 प्रिंसिपल के बाद, या लगा लो 9 प्रिंसिपल के बाद ही मैंने आपको कल करा दी केस स्टडी, तो आप सिर्फ इन 9 में ही ढूंढोगे, आगे एफर्ट्स करोगे ही नहीं, और तो आपके लिए क्या होगा, काम करना आसान होगा। बट कोई बात नहीं, मुझे काम को बनाना है थोड़ा सा एफर्ट करने में, कि आप एफर्ट करें, आप ढूंढें कि कौन से कीवर्ड है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है। इसलिए जब 14 प्रिंसिपल हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद मैं आपको कराऊंगी केस स्टडीज़, और जो जो वर्ड्स मैंने आपको प्रिंसिपल में बताए हैं मैं दिखाऊंगी कि केस स्टडी में वो वर्ड्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे हम ढूंढते हैं, ठीक है। अब आप इस प्रिंसिपल को राइट डाउन करो या स्क्रीनशॉट लो, मैं लेती हूँ 2 सेकेंड का पॉज। ओके स्टूडेंट, तो हम ये लोग 9 प्रिंसिपल कर चुके हैं। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। और जब ये प्रिंसिपल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग करेंगे केस स्टडीज, ठीक है। आप लोग आइडेंटिफाई करना, 2 बातें पूछते हैं प्रिंसिपल्स के, जो केस स्टडी आती है उसमें 2 बातें पूछी जाती है। या तो ये पूछा जाता है कि विच प्रिंसिपल इज फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, या जिस भी केस का एग्जाम्पल दिया होता है। या सेकेंड पूछा जाता है विच प्रिंसिपल इज वायलेटेड बाय दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर हमें प्रिंसिपल्स पता है क्या है, प्रिंसिपल के अंदर होता क्या है, तो हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो पहले हम 14 प्रिंसिपल क्लियर करेंगे, उसके बाद हम करेंगे केस स्टडी, क्योंकि मेन तो हमारा फोकस केस स्टडी है कि हाउ टू क्रैक केस स्टडी विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। अदरवाइज थ्योरी तो बच्चे बुक में ही पढ़ लेते हैं, फिर फ़ायदा क्या किसी टीचर से समझने का प्रिंसिपल्स को। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। क्या नाम से बच्चों को क्या लगता है कि ऑर्डर का मतलब कमांड, जैसे हमने 4th प्रिंसिपल किया था यूनिटी ऑफ कमांड, कि ऑर्डर और कमांड एक जैसे तो हैं। मैम एक जैसे तो है ये नहीं, ये एक जैसे नहीं है। तो पहले ही हम लिख लेंगे इधर कि ऑर्डर डज नॉट मीन कमांड, कि ऑर्डर का मतलब कमांड से नहीं है। ऑर्डर का मतलब किस चीज़ से है, रख रखाव से। मतलब मैम कैसा रख रखाव, मतलब कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज हैं, फिर रिपीट कर रही हूँ, पहले ही बता चुकी हूँ कि 2 टाइप की रिसोर्सेज होते हैं, एक हमारे फिजिकल और एक ह्यूमन। जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको हम एक क्या बोल देते हैं, मैन, MEN, मैन। और जो हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनको हम बोल देते हैं मटीरियल, ठीक है। तो क्या कहते हैं ये प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हेनरी फ्योल इंसिस्ट दैट मैन एंड मटीरियल, मैन मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज, मटीरियल मीन्स फिजिकल रिसोर्सेज, मैन एंड मटीरियल शुड बी प्लेस्ड एट देयर फिक्स्ड प्लेस, कि मैन और मटीरियल जो है ना उनका प्लेस फिक्स होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, अगर ठीक है नहीं रखते हमारी मर्जी, उससे क्या होगा, सपोज कोई वर्कर काम कर रहा है, उसको टूल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। टूल की जगह ही फिक्स नहीं है, या तो टूल की एक जगह फिक्स हो गई, टूल जो रूम है उसमें रखे हुए हैं, तो उस एम्प्लॉय को या उस वर्कर को जिस टूल की भी रिक्वायरमेंट है वो उस रूम में गया और टूल ले आया। बट ये ऑर्गेनाइजेशन ये प्रिंसिपल फॉलो ही नहीं करती, उसका जहाँ मन आ रहा है वो टूल रख रही है। तो क्या हो रहा है, वर्कर क्या करेगा, टूल को ही ढूंढता रहेगा। तो उस केस में 2 बातें होंगी, टाइम तो वेस्ट होगा, ठीक है ना, जो काम हमें इजीली मिल सकता था, जो हम टूल रूम में जाकर टूल लेके आ सकते थे, वर्कर को वो ढूंढना पड़ रहा है। पहला क्या, टाइम वेस्ट हुआ। दूसरा क्या, जो वो टूल ढूंढेगा तो उसकी एनर्जी भी तो वेस्ट हो रही है, टाइम के साथ साथ एनर्जी भी लग रही है, तो ऑर्गेनाइजेशन को तो डबल लॉस है, टाइम का लॉस हुआ। दूसरा क्या हुआ कि जो पर्सन इतने एफिशिएंटली वर्क कर रहा था, सडन जब वो टूल को ढूंढने में लग गया तो उसकी एनर्जी वेस्ट हो गई, तो कुछ टाइम तक वो इतनी एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगा। जैसे आप लोग क्या करते हो, कहीं से बाहर आए, कहीं फ़ोन रखा, कहीं अपनी स्कूटी की चाबी लगाई, क्योंकि आपने अपना कोई जो प्लेस है वो फिक्स कर ही नहीं रखा, सडन फ़ोन आ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, आपको जाना है, क्या सारे में चाबी ढूंढते रहते हो कि चाबी कहाँ रखी है, चाबी कहाँ रखी है, चाबी कहाँ रखी है। 2 बातें हो गई, टाइम तो वेस्ट हो रहा है, अर्जेंट वर्क था, जाना था, उसी टाइम जाना था, बट चाबी ढूंढने में लगा दिए 10 मिनट। दूसरा क्या,
सारा घर उथल पुथल कर दिया, आपको थकान भी हुई। तो यही बात, यही प्रिंसिपल हम जैसे घर में यूज़ करते हैं, यही प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन को भी यूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर मैन का या मटेरियल का प्लेस फिक्स नहीं होगा तो टाइम वेस्ट होगा, टाइम के साथ साथ थकान होगी, जो एफिशिएंसी हमारी है वो कम होगी। इस एग्जाम्पल को हम इस प्रिंसिपल को हम स्कूल के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। आपके स्कूल में प्रिंसिपल का ऑफिस फिक्स है, ठीक है, आपका प्रिंसिपल एक फिक्स अपने प्लेस पर बैठते हैं। आपको अगर कोई कम्युनिकेशन करने है या कुछ भी बात करने के लिए प्रिंसिपल के पास जाना है, आपको पता है कि प्रिंसिपल वहाँ मिलेंगे, तो आप डायरेक्टली उनके ऑफिस में जाओगे ना, टाइम तो वेस्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि प्रिंसिपल बैठे कहाँ है, तो आप कहाँ जाओगे? ठीक है, तो ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेम से कंफ्यूज मत होना। ऑर्डर का मतलब इधर कमांड नहीं है, ऑर्डर का मतलब है इधर कि मैन एंड मटेरियल शुड बी प्लेस्ड एट देयर फिक्स प्लेस, कि उनको हमें उनकी फिक्स प्लेस पर रखना है। एग्जाम्पल 2-3 दे चुकी हूँ, समझ आया होगा आप लोगों को। क्या होता है जब हमारे मैन और मटेरियल अपने फिक्स प्लेस पे रखे हैं, तो नेचुरल सी बात है, अभी जो मैंने आपको बताया वही उसके पॉजिटिव होंगे कि अगर जो सामान हमें जहाँ चाहिए वो हमें वहाँ मिल रहा है, तो क्या होगा, जो टाइम है वो हमारा सेव होगा, टाइम बचेगा। भाई फिक्स प्लेस है, सामान जिस सामान की ज़रूरत थी वो सामान का जो प्लेस है वो फिक्स है, तभी उसको वहाँ से ले आए। जैसे या एक और ले लो, रॉ मटेरियल चाहिए वर्कर्स को, रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया, अब रॉ मटेरियल की जगह ही फिक्स नहीं है, तो क्या होगा, वो रॉ मटेरियल सर्च करेगा इधर से उधर, टाइम भी वेस्ट होगा और उसकी एनर्जी भी वेस्ट होगी। ठीक है, तो अगर कोई प्रिंसिपल अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस प्रिंसिपल को फॉलो करती है तो क्या होता है, टाइम सेव होता है, प्लस में एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, क्योंकि उसको इधर उधर सामान ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। और क्या होता है, टाइम सेव हो रहा है, इम्प्रूव हो रही है एफिशिएंसी, और नॉट डिले इन वर्क, जो वर्क है उसको काम करने में भी देर नहीं हो रही। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस एज यूजुअल हम लिख देंगे रेसिप्रोकल। अगर हम कह रहे हैं टाइम सेव, तो हम क्या करेंगे इधर, मैक्सिमम यूज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मैक्सिमम यूज ऑफ टाइम इन सर्च ऑफ मटेरियल या मैन, कुछ भी अगर जगह फिक्स नहीं है। और क्या कहेंगे, डिले इन वर्क में डिले हो रहा है, जो हमारे पर्सन्स है काम कर रही है, इधर से उधर सामान ढूंढ रहे हैं, थकान हो गई, तो एफिशिएंसी से काम कैसे करेंगे, तो एफिशिएंसी इंप्रूव होने की बजाय क्या होती है, डिक्रीज इन एफिशिएंसी। ये वाला प्रिंसिपल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा, बट बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं ऑर्डर को देखकर कि ऑर्डर आ गया तो भाई ये तो कमांड है। नहीं, ऑर्डर का मतलब कमांड से नहीं है, ऑर्डर का मतलब सिर्फ उस ऑर्डर से है जिस ऑर्डर में मैन और मटेरियल रखे जा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं है कि मटेरियल ही की बात कर रहे हैं कि वही फिक्स प्लेस पर होना चाहिए, नहीं, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका भी प्लेस एक फिक्स होना चाहिए। जैसे बैंक में जाते हैं, सबके देखें, सबके आगे लिखा रहता है ये कैशियर है, कैश डिपॉजिट होता है, इधर एफडी बनती है, ठीक है, और इधर आपकी आरडी बनती है, सब कुछ लिखा होता है। तो आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपको जो वर्क है, अगर आपको कैश डिपॉजिट करना है तो डायरेक्टली आप उस काउंटर पे जाते हैं, दिक्कत नहीं होती। अगर आपको कुछ विड्रॉल करना है तो उसका काउंटर अलग है, तो सब चीज़ें अपनी जगह पर फिक्स है ना। अगर आपको एक विड्रॉ करना है और आपको एक फॉर्म स्लिप चाहिए, उसका भी प्लेस उधर फिक्स है कि उस टेबल पर ही आपको विड्रॉल स्लिप्स मिलेंगी। अगर ऐसा नहीं है, सपोज आप पैसे डिपॉजिट करने गए या आप विड्रॉ करने गए, आपने कहा मुझे विड्रॉ करने हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है विड्रॉल स्लिप भर दो। सर वो स्लिप कहाँ मिलेगी, देख लो कहीं इधर उधर होगी, तो क्या आप वो स्लिप ढूंढ पाएंगे इजीली? नहीं ना। इसीलिए ये जो प्रिंसिपल है हर ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होता है, हर घर में फॉलो होता है, करना भी चाहिए, क्योंकि इसके तो बहुत सारे पॉजिटिव इफेक्ट हैं। क्लियर? अब आपको मैंने 10 प्रिंसिपल्स करा दिए हैं, आई होप आपको ये प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए होंगे। मैं 11th प्रिंसिपल करा रही हूँ, उससे पहले मैं 2 सेकंड का पॉज ले रही हूँ, आप ये स्क्रीनशॉट लो या राइट डाउन करो। टेन प्रिंसिपल्स आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। अब हम करेंगे प्रिंसिपल 11, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बेटा क्या है, जैसे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर था ना, बच्चे नाम से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डर का मतलब तो कमांड, नहीं, ऑर्डर का मतलब क्या था, प्लेस से है, प्लेस के ऑर्डर से है। उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इक्विटी होनी चाहिए। तो जनरली बच्चे क्या सोचते हैं,
इक्विटी का मतलब सबको इक्वल सैलरी देनी है, नहीं। इक्विटी पहले हम ये समझेंगे कि मतलब क्या है इक्विटी का, फिर ये प्रिंसिपल करेंगे। इक्विटी डज नॉट मीन गिवन इक्वल सैलरी टू ऑल। इक्विटी का मतलब सबको इक्वल सैलरी देने से नहीं है। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब है बिहेव से, कि जो मैनेजर्स है उसका बिहेव टूवर्ड्स टू ऑल सेम है। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी रेफर्स टू नो डिस्क्रिमिनेशन, मतलब डिफरेंस, कि मैनेजर्स को कोई डिफरेंस नहीं करना। किस चीज़ के बेस पे? अकॉर्डिंग टू जेंडर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलीजियन, अकॉर्डिंग टू कास्ट एटसेट्रा। क्या मतलब हो गया इक्विटी का? इक्विटी स्टैंड्स फॉर ए मैनेजर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेशन अकॉर्डिंग टू जेंडर, रिलीजियन एंड कास्ट। कि मैनेजर को क्या करना चाहिए? देखो क्या करना चाहिए फिर मैनेजर को, अगर डिफरेंस नहीं करना चाहिए तो मैनेजर शुड ट्रीट ऑल इन सेम बिहेवियर। उसको सबके साथ अपना जो बिहेवियर है वो सेम रखना चाहिए, ठीक है। एक तो इक्विटी का मतलब हो गया कि जो मैनेजर है उसको अकॉर्डिंग टू जेंडर, रिलीजन और कास्ट के अकॉर्डिंग कोई भेदभाव नहीं करना। उसको अपना जो बिहेवियर है वो सबके लिए इक्वल रखना है, ठीक है। ये नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए उसको कि अच्छा ये गर्ल है ये काम तो नहीं कर पाएगी, ये तो बॉयज़ कर सकते हैं, नहीं। या कास्ट के अकॉर्डिंग उसको कास्ट के अकॉर्डिंग उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, ठीक है बेटा जी। तो क्या करना है? उसको सबको इक्वली ट्रीट करना है। इधर इक्विटी का मतलब होता है, हाँ एक लिख लो आप, इधर इक्विटी का मतलब होता है इक्वल ट्रीट करना, सबके साथ जो बिहेव है वो सेम करना, ठीक है। चाहे वो सुपीरियर हो चाहे सबऑर्डिनेट हो, मैनेजर को हर किसी के साथ जो बिहेवियर है वो इक्वल रखना है। देखो इसका एक हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एक जो मिडिल लेवल का पर्सन है, या मिडिल लेवल का पर्सन कह लो, या कह लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक वर्कर ने 1 वीक की लीव मांगी, ठीक है। तो मैनेजर ने उसको मना कर दिया कि नहीं 1 वीक की लीव नहीं मिलेगी, और अगर आपने 1 वीक की लीव ली तो आपकी सैलरी कटेगी। बट उसी ऑर्गेनाइजेशन में उस मैनेजर का कोई रिलेटिव था, उसने कहा मुझे 1 वीक की लीव चाहिए, तो मैनेजर ने 1 सेकेंड में उसकी लीव सैंक्शन कर दी, कहा हाँ ठीक है लीव ले लो और तुम्हें इस लीव की सैलरी भी मिलेगी, तुम्हारे पैसे नहीं कटेंगे। तो मैनेजर ने क्या कर दिया भाई, अपना उसका जो रिलेटिव था, नोन टू था, उसको तो लीव ग्रांट कर दी, और वो भी विद पे, और जो उसका नोन टू नहीं था उसको लीव भी सैंक्शन नहीं करी और कहा कि अगर तुम लीव लोगे तो आपकी सैलरी कटेगी, ठीक है। तो उसने इक्वल बिहेव नहीं किया ना। ये होता है कि वायलेशन ऑफ इक्विटी, कि अगर कोई मैनेजमेंट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग वर्क कर रहे हैं सबके साथ इक्वल डील नहीं करते, मतलब सबके साथ इक्वल बिहेवियर नहीं होता उनका, तो वो कहते हैं कि वो इक्विटी फॉलो नहीं कर रहे हैं। इक्विटी का मतलब सैलरी से नहीं होता, इक्विटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ किससे है? इक्वल ट्रीट करने से। किसको इक्वल ट्रीट करना है? ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सबको करना है इक्वल ट्रीट, चाहे वो कोई सुपीरियर हो चाहे कोई वो सबऑर्डिनेट हो। और जैसे रूल्स और रेगुलेशन में था ना कि जो रूल्स और रेगुलेशन आपके सुपीरियर के लिए है वही सबऑर्डिनेट के लिए, ऐसे ही यहाँ पर है कि मैनेजमेंट को जो फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए अपने से सुपीरियर के साथ, वही फेयर ट्रीटमेंट उसको करना चाहिए अपने सबऑर्डिनेट के साथ, ठीक है। तो ये इसके कीवर्ड्स हैं कि अकॉर्डिंग टू जेंडर अगर उसने भेदभाव कर दिया, रिलीजियन कर दिया, कास्ट कर दिया, तो इसका मतलब उसने इक्विटी फॉलो नहीं किया। सेम यहाँ पर कि अगर उसने सबको ट्रीट इक्वली नहीं किया, उसका बिहेवियर अकॉर्डिंग टू, आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत तरीके की कास्ट है। अब कास्ट छोटी बड़ी कुछ नहीं होती, बट कुछ लोगों का वहम होता है। उसने कास्ट के अकॉर्डिंग भेदभाव कर दिया, अच्छा ये इस कास्ट का है, ये इस इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो इसका मतलब उसने इस इक्विटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया। और ये जो प्रिंसिपल है ये हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। हो गया। इक्विटी का मतलब क्या है? इक्विटी का मतलब इक्वल सैलरी से नहीं है, इक्विटी का मतलब जस्ट फेयर ट्रीटमेंट से है।
कि जो गलती अगर सुपीरियर ने की है उसके लिए जो पनिशमेंट बनी है सेम अगर वही गलती किसी सबऑर्डिनेट ने की है तो दोनों को जो पनिशमेंट मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए सेम। दैट इज़ कॉल्ड इक्वल ट्रीटमेंट। अब ये तो आप सब भी बता सकते हैं कि अगर इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, सबके साथ फेयर डीलिंग हो रही है, तो वहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे होते हैं ना उनका सेटिस्फेक्शन लेवल हाई होता है। तो इधर हम क्या कहेंगे, सेटिस्फाइड एम्प्लॉय। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के साथ ट्रीटमेंट सेम नहीं हो रहा तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ता है वो एम्प्लॉयज़ की सेटिस्फेक्शन पे पड़ता है। जो एम्प्लॉयज़ है वो देख रहे हैं हाँ भाई हम सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट है, तो एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, सेटिस्फाइड। ठीक है। दूसरा, जब कोई एम्प्लॉयज़ अपने ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड है ना, उसको पता है कि सेम गलती करने के लिए हम सब पर्सन को सेम पनिशमेंट मिलेगी, ऐसा नहीं है कि उसको कुछ और मुझे कुछ और। तो उस केस में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना उनकी डिवोशन जो होती है ना टूवर्ड्स टू ऑर्गेनाइजेशन वो इम्प्रूव हो जाती है। डिवोशन टूवर्ड्स टू ऑर्गेनाइजेशन इज इम्प्रूव। अगर ट्रीटमेंट फेयर हो रहा है तो एम्प्लॉयज़ की डिवोशन अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बढ़ जाती है। ठीक है। अब इसी के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो जाएंगे कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ के साथ फेयर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा तो क्या होगा, एम्प्लॉयज़ सबसे पहले डिससेटिस्फाई होंगे। डिससेटिस्फैक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है। इधर मैं कह रही हूँ कि उनकी जो डिवोशन है ना टूवर्ड्स टू ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव होगी, तो वहाँ की जो डिवोशन टूवर्ड्स टू ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं। ठीक है। क्लास की जो टीचर है वहाँ पर आप सब भी हैं और उस टीचर का कोई रिलेटिव भी पढ़ रहा है। टेस्ट का डे था या कह लो होमवर्क चेकिंग डे था, तो टीचर ने, ये 3 बच्चे थे, टीचर ने ए की कॉपी चेक की, वर्क नहीं था, बी की कॉपी चेक की, वर्क नहीं था, सी की कॉपी चेक की, वर्क नहीं था। बट जो बी था ना वो उन टीचर का था रिलेटिव, तो उन्होंने बी को क्या कहा, आप बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आप कल दिखा देना। बट ए को पनिशमेंट दे दी, एचओडी के पास ले गई, सी को पनिशमेंट दे दी, एचओडी के पास ले गई। तो क्या ये फेयर ट्रीटमेंट है? नहीं है ना। तो उस केस में आप लोग क्या होगे, गुस्सा हो जाओगे, आपकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो ख़त्म हो जाएगा। यही सब बातें होती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। अगर ऑर्गेनाइजेशन में सारे एम्प्लॉयज़ को फेयरली ट्रीट नहीं किया जाता तो उनके अंदर सबसे पहले डिससेटिस्फेक्शन बढ़ती है, उनको लगता है कि आज ही छोड़ दो जॉब। ठीक है। तो बच्चे, हम ये 11 प्रिंसिपल्स कर चुके हैं। जब मेरे प्रिंसिपल्स पूरे 14 हो जाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में पूरे प्रिंसिपल्स 14 हो जाएंगे, तो उसके बाद मैं आप लोगों को केस स्टडी दूंगी, आप लोग सॉल्व करना। उसके बाद मैं एक लाइव सेशन लूँगी जिसमें आप लोगों के मैं करूँगी डाउट क्लियर। ठीक है। तो जो केस स्टडीज़ मैं आप लोगों को दूँगी उनको ईमानदारी के साथ सॉल्व करना, दिमाग लगाना, पूरे एफर्ट्स करना, क्योंकि मेन जो हमें वर्क करना है ना वो केस स्टडी पर ही करना है कि कैसे सॉल्व करते हैं। अदरवाइज जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो कोई भी बच्चा कर लेता है। ठीक है। तो आप अच्छे से इन प्रिंसिपल्स को समझना, माइंड में बैठाना, उसके बाद केस स्टडी सॉल्व करना। जो नेक्स्ट वीडियो में 14 प्रिंसिपल्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम देंगे आपको केस स्टडी। ओके, टाटा, बाय बाय।